अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ रखेल पार्ट 15। इखलाक हुसैन झिल्ला कर बोला, यार पुलिस, ये मैं दीवार को टक्कर मार दूंगा। इतना सस्पेंस फैलाने के बजाय अगर मुकम्मल मंसूबा ही एक बार में बयान कर दो तो शायद हमारे दिमागों पर इतना बोझ ना पड़े। एसपी ने ज़ोरदार कहकहा लगाते हुए कहा, अच्छा सुनो। कबीर दादा की लाडली हर दूसरे तीसरे दिन कबीर दादा के घर से निकलने के बाद माँ को मिलने अपने घर जाती है और इसकी आमद से पहले वापस आ जाती है। घर जाते हुए इसके हमरा सिर्फ ड्राइवर ही होता है, वो भी उसे घर छोड़कर वापस आ जाता है। उस वक्त उसे अगवा करके फसीहुद्दीन की अय्याशी के अड्डे पर पहुंचाना निहायत आसान होगा। ज़रूरी तो नहीं कि वो हफ्ते के दिन माँ को मिलने जाए। नौशाद आफरीदी ने कतई कलामी की, क्या मेरी बात मुकम्मल हो गई है? एसपी खशमगीन नज़रों से उसे घूरा। माजरत, नौशाद ने फ़ौरन हाथ बुलंद करके गलती तस्लीम कर ली। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि वो कभी तो हफ्ते के दिन जाएगी, हम उसी दिन मंसूबा तय कर लेंगे। और अगर तुम दोनों से सब्र नहीं हो सकता तो इस हफ्ते को इसकी माँ से कॉल करवा कर भी उसे बुलवाया जा सकता है। अब उसकी माँ को कैसे मजबूर किया जाएगा, यकीनन इस बारे तुम्हें मालूम होगा। एसपी ने तंज़िया लहजे में कहा, यार ये भी बता दो। इखलाक हुसैन ने कहा, समझ गए, आगे चलें। नौशाद ने भी इस बात में सर हिला दिया। बस उस रखेल के मोबाइल फ़ोन से कबीर दादा को मैसेज कर देंगे कि वो रात को ज़रा देर से लौटेगी, ताकि कबीर दादा वक्त से पहले ही ना भागता फिरे। और जिस वक्त फांसी साहब कोठी में दाखिल हो जाएगा, तब कबीर दादा को कॉल करके बता दिया जाएगा कि उसकी लैला अगवा हो चुकी है। अगवा करने वाले का नाम और मकसद क्या है और वो किस जगह मौजूद है, बाकी का काम वो खबीज खुद कर लेगा। एसपी ने मुकम्मल मंसूबा उनके सामने रख दिया। एक सवाल है। नौशाद ने स्कूल के बच्चों की तरह हाथ उठाया और एसपी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। यकीनन इससे पहले फसीहुद्दीन के पास पहुंचाई जाने वाली लड़कियां अपनी मर्जी से और मुंह मांगा मुआवजा वसूल करके वहां आती होगी। क्या एक बंधी हुई लड़की को देखकर वो हैरान नहीं होगा? अब ये तो नामुमकिन है कि कबीर दादा की रखेल उसे देखते ही हंसती मुस्कुराती उसके गले लग जाए। अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं ज़रूर उसे अगवा करने की कोशिश करता, हम जितना भी इसकी किरदार कशी करें। मगर हकीकत तो ये है कि वो एक घरेलू, सादा और मासूम सी लड़की है। शाहजी के घर होने वाली तकरीब इसका भरपूर जायज़ा ले चुका हूँ। पूरी तकरीब में मैंने इसे किसी गैर मर्द से बात करते तो क्या सिर्फ मुतवज्जा होते हुए भी नहीं देखा। इसी तरह फसीहुद्दीन फासीहत के नाम से मशहूर है और अच्छा खासा लड़ाका है। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो कबीर दादा ही को पछाड़ दे? दुनिया बहुत तरक्की कर गई है आफरीदी साहब। आजकल ऐसे नशे का हुसूल कोई मुश्किल काम नहीं जो आदमी को बज़ाहिर होश में रखते हुए भी माहौल का अदराक नहीं होने देता। और शराब की खाली बोतल और गिलास मेज़ पर रखकर फसीहुद्दीन को ये तासुर दिया जा सकता है कि इसकी आमद से पहले लड़की ने काफ़ी शराब नोशी की है, इसलिए होशमंदी की बातें नहीं कर रही। बाकी फसीहुद्दीन ने इससे कारोबार के मशवरों के लिए तो तलब किया नहीं कि इसकी होशमंदी से कोई गर्ज रखे। और जहाँ तक फसीहुद्दीन के कबीर दादा से टकराने का मसला है, तो इस जैसे 10 के लिए भी कबीर दादा काफ़ी है। फांसी हद छट वो छोटे मोटे गुंडों के लिए है, कबीर दादा के लिए वो कमसिन बच्चे जितनी अहमियत रखता है। सच कहूँ तो कबीर दादा को अगर कोई काबू कर सकता है तो वो शमशीर दादा ही है और कोई नहीं। नौशाद ने मुंह बनाया, भाड़ में जाए कबीर दादा। तुम ये बताओ, अगर फसीहुद्दीन ने उसकी रखेल को पहचान लिया फिर भी मुश्किल हो जाएगी। क्या वो सोचेगा नहीं कबीर दादा की रखेल का वहाँ क्या काम है? एसपी इत्मीनान से बोला, मेरा ख्याल है फसीहुद्दीन ने अब तक उसे नहीं देखा। शाहजी के घर तकरीब में भी इसकी बीवी अकेली ही आई थी। उसने किसी काम की वजह से आने से माजरत कर ली थी और फ़र्ज़ किया उसने देखा भी हो तो सरसरी नज़र डाली होगी। यूँ भी उस रखेल ने अपना जिस्म यूँ ढापा होता है जैसे अभी नमाज़ पढ़कर आ रही हो। और ऐसी लड़की जब बेलिबास बिस्तर पर पड़ी होगी तो फसीहुद्दीन बेचारे को कौन सी मुशाबहत मशकूक करेगी? फसीहुद्दीन के लिए जो दलाल लड़कियां सप्लाई करता है उसका क्या? नौशाद के सवालात जारी रहे। वो दलाल नहीं, दलाला है और लड़की को मतलूबा कोठी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिस आदमी को मिली हुई है उसे ख़रीदना एक एसपी के लिए चंदा दुश्वार नहीं।
वो बाद में भांडा भी तो फोड़ सकता है। नौशाद छोटी जजियात को भी नज़रअंदाज नहीं कर रहा था, क्योंकि मामला कबीरदादा जैसे मूजी का था। सही कहा, ऐसे आदमी कभी कभार मसाइल खड़े कर देते हैं, अगर जिंदा रहे तो। आखिर में नौशाद आफरीदी के को तहसीन आमेज लहजे में कहना पड़ा, क्या सारे एसपी ऐसे ही होते हैं? एसपी ज़मीर हुसैन फ़खरिया लहजे में बोला, अगर सारे ऐसे होते तो उन्होंने भी अपने गैंग बना रखे होते। इखलाक हुसैन ने मज़ाहिया अंदाज में पूछा, वैसे तुमने फसीहुद्दीन और कबीरदादा के मुतालिक इतनी मालूमात जमा कर रखी है, क्या बाकियों के बारे में भी इतने ही बाखबर रहते हो? एसपी ने कहकहा लगाया, और अगर बाखबर ना होता तो ये कैसे मालूम होता कि तुम दोनों कबीरदादा की रखेल पर बुरी तरह फरीफ्ता हो? वो दोनों इसके साथ ही हंस पड़े। मजीद कोई सवाल? एसपी का अंदाज उन्हें तहरीक देने वाला था, मगर हकीकत यही थी कि उन्हें वो मंसूबा मुकम्मल तौर पर काबिल अमल लग रहा था। दोनों का सर नफ़ी में हिल गया। तो इस सनीचर को मंसूबे पर अमल किया जाएगा, या इंतज़ार करोगे कि वो छमक छल्लो हफ्ते के दिन घर जाती है कि नहीं? इखलाक हुसैन ने फैसला कुन लहजे में कहा, इंतज़ार नाम की चीज़ हमारे पास नहीं है। नौशाद आफरीदी भी इससे मुतफिक नज़र आ रहा था, जबकि एसपी यूँ भी कब से कबीरदादा की जड़ काटने के मंसूबे में जुड़ा हुआ था। वो मंसूबा हर लिहाज से मुकम्मल था। एसपी ने कोई जजिया भी फरोगुजाशात नहीं होने दिया था। वो मिलकर कार्रवाई की तरतीब तय करते हुए मंसूबे को हतमी शक्ल देने लगे। वो बहुत खूबसूरत सुबह थी। कबीरदादा 9:30 बजे जागा करता था, मगर तनाउश ने नमाज पढ़कर ही उसके साथ अटखेलियाँ शुरू कर दी थी। 2-3 दफ़ा तो उसने सोने दो यार कहकर तनाउश की पेशकदमी और जारियत को रोकना चाहा, मगर फिर हथियार डाल दिए। वो एक लाडली महबूबा की तरह उसे छेड़ती रही। अब क्या मसला है? तंग आकर वो इसकी जानिब करवट लेकर पूछने लगा। कुछ भी नहीं, बस बोर हो रही थी, सोचा थोड़ी बातें कर ले। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं इस वक्त सोता हूँ। रात आपको 10 बजे सुला दिया था। मैं उसके बाद भी काफ़ी देर जागती रही, और अब भी आपसे काफ़ी पहले जागी हूँ। आपकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैंने सारा दिन मसरूफ़ रहना होता है, जबकि तुम मेरे जाते ही सो सकती हो। तनाउश ने मुँह बसूरा। हाँ, जैसे आपकी गैर मौजूदगी में मुझे नींद आ जाती है ना। क्यों नहीं आती? कबीरदादा बेसाख्ता पूछ पड़ा। पता नहीं, वो शर्मा गई थी। झूठी, कबीरदादा ने उसे छेड़ा। कल जब मैं लौटा तो तुम बेखबर सो रही थी। तनाउश का नखरई कहकहा गूंजा। तौबा है, ये लड़का भी कितनी छोटी छोटी बातें गिनता है। फिर वही बदतमीजी, कबीरदादा ने खुफगी जाहिर की। बदतमीजी नहीं करती, जो महसूस होता है कह देती हूँ। वो इसकी नाक पकड़कर मरोड़ने लगा। किसी दिन इतनी मार खाओगी कि सारी शरारतें भूल जाएगी। अच्छा, कितनी? उसने शौक नज़रें घुमाकर शरारती लहजे में पूछा। वक्त आने पर पता चल जाएगा। झूठा। वो हंसते हुए उसके पेट में गुदगुदी करने लगी। कबीरदादा भी बेइख्तियार हंस पड़ा था, और फिर इसे मालूम ही ना हुआ इस खट्टी मीठी नोक झोंक में घड़ी की सुइयां 10 का हिंदसा अबूर करके आगे बढ़ गई थी। तनाउश की बातें ख़त्म होने ही में नहीं आ रही थी, और कबीरदादा जैसे खामोश तबा ने भी जाने इतनी बातें कैसे कर ली थी, और अब भी इसका जी नहीं भरा था। किसी का साथ इतना खुशकुन, इतना लज्जत भरा, इतना पुरलुत्फ भी हो सकता था, ये इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खुद पर जब्र करके वो बोला, अच्छा नाश्ता लाओ ना, फिर जाना भी है। आज ना जाइए ना, थोड़ी देर और गपशप करके इकट्ठे बाहर जाएंगे, खाना भी बाहर खाएंगे, फिर मुझे शॉपिंग के लिए ले जाना। बहुत सारा मेकअप का सामान और कपड़े खरीदने हैं, ताकि मैं रोज़ाना सजी सवरी आपकी आमद का इंतज़ार किया करूं। तुम मेकअप के बगैर ही ठीक लगती हो, वो तनक्कर बोली। नहीं लगती ठीक, अगर लगती तो कल वो परकटी कबूतरी यहाँ ना आई होती। कबीरदादा हंसा। तो तुम्हारा ख्याल है वो इसलिए आई थी कि तुम मेकअप नहीं करती? वो हठधर्मी से बोली, हाँ हाँ हाँ, मैं आपको अच्छी लगना चाहती हूँ, खूबसूरत लगना चाहती हूँ, इतनी प्यारी कि आप मेरे अलावा किसी की तरफ भी ना देखें। है ना बेवकूफ़? प्यारा लगना सजने संवरने के मरहून मन्नत तो नहीं होता। आपने शॉपिंग पर ले जाना है या नहीं? मुझे बहुत काम है, तुम ड्राइवर को साथ लेकर जाकर शॉपिंग कर लो। वो हठधर्मी से बोली, आपके अलावा किसी के साथ भी नहीं जा सकती। खैर, मैं नहीं जा सकता, हातमी अंदाज में कहते हुए बिस्तर छोड़कर गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। अभी तक अपनी इज्जत गंवाने का हौसला इसमें नहीं आया था। यूँ इसके साथ बाजार में फिरने की खबर पर पाशा ने तो आसमान सर पर उठाना था।
रही बाकी आदमियों को भी हंसने का मौका मिल जाता। इतनी सूझबूझ बहरहाल इसमें अभी मौजूद थी, इसलिए इसने तनाविश की मोहब्बत के जवाब में एतराफ़ मोहब्बत नहीं किया था कि फिर इसकी फरमाइशें और ज़्यादा बढ़ जाना थी। ज़रा सी तवज्जो देने पर ही इसकी जारहियत और नखरे इतने बढ़ गए थे तो एतराफ़ मोहब्बत के बाद तो वो काबू ही में ना आती। वो जितनी मासूम और सादा नज़र आती थी उतनी थी नहीं। पाशा के बकौल वो 420 उसे उंगलियों पर नचाएगी और उसे यही महसूस हो रहा था। कबीर दादा की तरफ से ज़रा सी ढील मिलने पर वो अच्छी खासी सर पर सवार हो गई थी। यही वजह तो थी कि उसने सुबह सवेरे ही उसे जगा दिया था और फिर यूं ही लेटे लेटे दिन भर का प्रोग्राम भी तरतीब दे दिया था। गोया कबीर दादा फारिग ही तो बैठा था। कहते हैं मोहब्बत में कई मराहिल आते हैं, जिसमें आखिरी मरहला होश हवास खो देने का होता है, और कबीर दादा फ़िलहाल होश हवास से बेगाना होने के मरहले तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि अपना अच्छा बुरा अभी तक इसकी समझ में आ रहा था। वो नाराज़ी भरी नज़रों से उसे जाता देखती रही। कबीर दादा के गुस्ल खाने में घुसते ही उसने एक गहरा सांस लिया और बेड से उठकर ड्रेसिंग रूम में घुस गई। कबीर दादा के पहनने के लिए उसने सूट अलमारी से निकाल कर बाहर लटकाया और बावर्ची खाने की तरफ चली गई। कबीर दादा के तैयार होने तक वो नाश्ता ले आई थी। उसे मुसलसल खामोश पाकर कबीर दादा पूछे बिना नहीं रह पाया था। लगता है इमोशंस ख़त्म हो गए, जो कूफ की तरफ तड़तड़ करती ज़बान चुप है। वो दुखी लहजे में बोली, आपकी शान में तो फ़र्क आ जाएगा ना मुझे शॉपिंग पर ले जाते हुए। बिल्कुल, कबीर दादा ने इकरार में गर्दन हिला दी। वो फिर मुंह फुलाकर खामोश हो गई। नाश्ते से फारिग होकर वो उसकी टाई बांधने लगी। ऐसा करते हुए वो ना तो कबीर दादा से आंखें मिला रही थी और ना चेहरे पर हंसी ही की कोई रमक मौजूद थी। उसका नाराज़ी से फूला हुआ चेहरा देखकर कबीर दादा मुस्कुराने लगा था। अचानक इसके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जागी कि अपने सारे काम मुलतवी करके तनाविश को शॉपिंग पर ले जाए। कितनी मासूमियत और चाहत से कह रही थी कि आपके लिए सजा सवरा करूंगी। यकीनन निग्गी को भरपूर सजावट और मेकअप देखकर इसे भी इसी की तरह सजने का शौक चढ़ाया है। अगर सादगी में इसका ये हाल है तो सजने संवरने के बाद तो कुछ सोचने के काबिल ही नहीं छोड़ेगी। ना चाहते हुए भी वो इसकी बातों के मुतालिक सोचने लगता। टाई बांधकर वो हस्बे मामूल मुंह में कुछ बड़बड़ाकर उस पर फूंकने लगी। अब जाओ, जल्दी आना, आहिस्ते लहजे में कहकर वो पीछे हट गई। उसका दुखी लहजा सुनकर कबीर दादा को कुछ होने लगा था। एकदम इससे रुख फेरते हुए वो लंबे डग भरता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया। कार में बैठकर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वो जादूगरनी के एसाब पर सवार होने लगी थी। खुफिया अड्डे पर पहुंचे इसे थोड़ी ही देर हुई थी कि तनाविश की कॉल आने लगी। वो चाहकर भी उसकी कॉल को नज़रअंदाज न कर सका। जी, उसने लहजे में बेइतनाई समोने की पूरी कोशिश की थी। अम्मी जान की तबीयत ख़राब है, अगर इजाज़त हो तो घर से हो आऊँ। चली जाओ, बल्कि ऐसा है कि 2-3 दिन उनके पास ही गुजार लो। कबीर दादा उसे एहसास दिलाना चाहता था कि उसे तनाविश की इतनी भी ज़रूरत नहीं है। वो फ़ौरन बोली, मैं लौट आऊँगी ना, माँ जी की तबीयत इतनी ज़्यादा भी ख़राब नहीं है, और फिर आपको भी तो थोड़ा मसला बनेगा। वो बेपरवाही से बोला, मुझे क्या मसला बनेगा, छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, तुमसे पहले भी तो ज़िंदगी गुजर रही थी। अच्छा ठीक है। इसकी बेइतनाई पर वो जैसे बुस्सी गई। कबीर दादा इसकी जानिब से किसी शौक और शरारती फिक्रे की तौक़ी किए बैठा था। इसका उदासी भरा लहजा इसे दुखी कर गया था। वो बात जारी रखते हुए बोला, और हाँ, अलमारी की चाबी याद से तिपाई पर रख देना। जी नहीं, एक बोतल निकाल कर रैक पर रख जाऊंगी, दूसरी बोतल कल दोबारा आकर निकाल कर फिर लौट जाऊंगी। इसके लहजे की शौक़ी लौट आई थी। इत्मीनान भरा गहरा सांस लेते हुए वो बोला, जानती हो मैं तुम्हें मिस मुसीबत क्यों कहता हूँ? इसलिए कि मैं हूँ ही मुसीबत। इसके नखरेई कहे ने कबीर दादा की समावतों में रस घोला। इसके होठों पर भी तबस्सुम नमूदार हुआ। शुक्र है तुम्हें इतना तो मालूम है। वो नाज से बोली, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत प्यारी, खूबसूरत और अच्छी लड़की हूँ, और ऐसा ही सब समझते हैं। ऐसा समझने वालों में कम से कम मैं तो शामिल नहीं। वो फहमाइशी लहजे में बोली, झूठ बोलने से अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। वो इस्तेज़ाइया लहजे में बोला, मेरे बाकी काम तो अल्लाह मियाँ को बहुत राज़ी कर देने वाले हैं ना। वो सरस से बोली, परेशान क्यों होते हैं, तौबा का दरवाज़ा तो हर वक्त खुला है। घर जाने की इजाज़त लेने को फ़ोन किया था या गप्पे हाँकने को?
खुद तो फारिग होती हो, किसी दूसरे को तो काम करने दिया करो। फारिग नहीं होती जनाब, पढ़ाई कर रही थी, इम्तिहान सर पर है, जो करना है करो, लेकिन मेरी जान बख्शी कर दो। ना चाहते हुए भी वो बात को तूल दे रहा था। तनाउश की बातों से न जाने क्यों उसे सीरी नहीं हो रही थी। उसके चंद मिनट की गुफ्तगू ने जैसे इसे ताज़ा दम कर दिया था। अच्छा ठीक है, अपना काम करे, दिन का खाना याद से खा लेना और रात को जल्दी सो जाना। एक बोतल बाहर रख जाऊंगी, इसी पर इक्तफा करना है। ये ना हो कल की तरह 2-3 बोतलें और मंगवाई हो। मैं राहत खाला से पूछूंगी। अगर ऐसा किया ना तो जितनी बोतलें मंगवाएंगे उतने दिन बगैर पिए गुजारा करना पड़ेगा। तुमने कुछ ज़्यादा ही पर पुर्जे नहीं निकालने शुरू कर दिए? जी नहीं, मुझे तो बस आपकी सेहत का ख्याल होता है, मैं खुद रख सकता हूँ। तुम्हें बड़ी अम्मा बनने की ज़रूरत नहीं। पता है जब आप गुस्सा करते हैं ना। फिक्रा अधूरा छोड़ते हुए उसने ज़ोरदार कह कहा लगाया। ना चाहते हुए भी कबीर दादा के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। अच्छा, माँ के पास जा रही हो, शायद इलाज वगैरह के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए कुछ रकम साथ लेती जाना। मोबाइल फ़ोन में पैसे लोड कराने के लिए तो 50 रुपये है नहीं। आपसे बात करने के लिए भी कंपनी से उधार लिया हुआ है। माँ के पास कौन से चेक ले जाऊँ? वो शरारती अंदाज में हंसती रही। कबीर दादा को इसके लहजे में तंज गिले या इस्तेहज़ा की हल्की सी आमेज़श भी दिखाई नहीं दी थी। इसके बावजूद वो खफीफ हो गया था। ख्वाबगाह के दाएं दीवार में जो शेर की तस्वीर लगी है, उसके नीचे एक तिजोरी है जिसके ताले का नंबर 302302 है। तिजोरी खोलकर जितनी रकम चाहिए हो निकाल लो। उसने दिलचस्पी से पूछा, मतलब 2 दफ़ा 302? आपकी कार का नंबर भी यही है ना? कबीर दादा को इसका मुशाहिदा काफ़ी गहरा लगा। हाँ, और अब मुझे कुछ काम करने दो, खुदा हाफिज। ये कहते हुए उसने तनाविश का जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। गुज़िश्ता कल वो काफ़ी ज़रूरी काम निपटा चुका था और आज इसका इरादा जल्दी घर लौटने का था, मगर तनाविश के घर चले जाने के बाद इसका दिल ही नहीं कर रहा था घर लौटने को। सहपहर को इसने पाशा को कॉल करके अपने पास बुला लिया। थोड़ी देर बाद वो इसके सामने बैठा था। पाशा साहब, क्या हो रहा है? वही रोज़मर्रा के काम। कबीर दादा ने इश्तियाक से पूछा। निगी से मुलाकात हुई? आपका क्या ख्याल है, मैं इतना बच्चा हूँ जो उसके झूठ का एतबार कर लूँगा? पाशा ने मुंह बनाया। वैसे भी मुझे अजीम से रात 9:15 बजे ही इतला मिल गई थी कि निगी वापस चली गई है। कबीर दादा बेजारी से बोला, ये उल्लू के पट्टे मेरे मुलाजिम है या तुम्हारे? इन गरीबों को असल बात मालूम ही नहीं है तो क्या राजदारी रखते? कबीर दादा ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते कुर्सी को अखबी दीवार की जानिब घुमाया और उकब में मौजूद खिड़की पर दोनों पाँव रखते हुए इकरार किया। पाशा, तनाविश के बारे तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। पाशा के चेहरे पर हैरानी उभरी। क्या कह रहे हैं दादा? सच कह रहा हूँ यार, वो लड़की बुरी तरह मेरे असाब पर सवार हो चुकी है। अब इसके बगैर मेरा वक्त नहीं गुजरता। घर से निकलते ही वापसी के पल शुमार ना शुरू कर देता हूँ। पास होती है तो उसकी आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। दूर जाती है तो उसकी सूरत नज़रों में घूमती रहती है। हंसती है तो मेरा दिल खिल उठता है, उदास हो तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। अपने हाथों से खाना खिलाती है, मेरे जूते जुराबे वही उतारती है, टाई वही बांधती है, क्या पहनूंगा ये वही तय करती है। घर से निकलते वक्त पता नहीं कौन कौन सी दुआएं पढ़कर मुझ पर फूंकती रहती है। दरवाजे तक अलविदा करने आती है, वापसी पर दरवाजे पर ही मिलती है। और तुम जानते होंगे कि मैं रात को 3-4 बोतलें शराब की पी जाता था। अब 1 बोतल से ज़्यादा नहीं पीने देती, कभी कभी 1 बोतल भी पूरी नहीं देती, और मैं इसकी हर बात मानता चला जाता हूँ। कभी बेजारी या गुस्से का इजहार करूँ भी सही तो वो मेरे गुस्से को बिल्कुल खातिर में नहीं लाती। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। वो पाशा की तरफ मुड़ा। पाशा, मैं बर वक्त अंदाज़ा नहीं कर पा रहा यार। मेरे गुमान में भी नहीं था कि वो छिचुंदर की तरह गले में अटक जाएगी। आप मुझे डरा रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं? पाशा के गले में फंसी फंसी आवाज़ बरामद हुई। मजाक तो मेरी ज़िंदगी बनने वाली है यार। अगर इसका कोई मुनासिब हल ना सोचा गया तो मैं तो गया काम से। मुश्किल क्या है दादा? कुछ दे दिलाकर तलाक दो और निकाल बाहर करो डायन को अपनी ज़िंदगी से।
इतना आसान होता तो मैं तुम्हारे सामने बेबसी का इजहार करता। मालूम है, कल रात निग्गी की आमद पर मैंने उसे कहा कि वो दूसरे कमरे में चली जाए, मैं निग्गी के साथ रात गुजारूंगा। यकीन मानो वो बगैर कोई तकरार किए दरवाजे की जानिब चल पड़ी और दरवाजे पर रुककर उसने आंखों में आंसू भरकर मेरी जानिब देखा और बाहर निकल गई। इसके बाद मेरे हवासों ने काम करना छोड़ दिया था। तमाम शौक और दिलचस्पियां मुझे भूल गए थे। बस याद था तो इतना कि उसकी आंखों में आंसू है। मैंने फौरन निगी को चलता किया और उसे वापस बुलाकर गोया ये एतराफ़ कर लिया कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो ये बात अच्छी तरह जान चुकी है। मेरे इजहार मोहब्बत ना करने के बावजूद उसे मालूम हो गया है वो मेरी कमज़ोरी बन चुकी है। मैं आपको पहले से मुतनबा कर चुका था दादा। पाशा शाकी हुआ। नहीं, कबीर दादा ने नफ़ी में सर हिलाया। सच तो ये है कि वो मुझे पहली नज़र में असीर कर चुकी थी। बस मुझे ही ये समझने में थोड़ी देर हो गई। पहली बार वो मुझे उस वक्त नज़र आई जब मैंने जस्टिस ज़हीर अमजद को एक होटल से बाहर रोका। वो एक जानिब खड़ी हमारी गुफ्तगू सुन रही थी। कॉलेज के कपड़ों में मलबूस वो लड़की मुझे बहुत अजीब लगी और उस वक्त मेरी हैरानी का इंतहा ना रही जब वो मेरी कोठी पर पहुंच गई। अजीम जैसे तेज़ और चालाक आदमी को उल्लू बनाकर मुझे ख्वाबगाह से बुलवाया। उस वक्त मुझे थोड़ा सा शुबा हुआ कि शायद वो जस्टिस ज़हीर अमजद की तरफ से भेजी गई है, मगर जब उसने अपना तारुफ कराया तो पता चला कि मामला कुछ और था। एक सड़क छाप गुंडे से भाई की मौत का बदला लेना था और फिर उसने खुद को बतौर रिश्वत पेश किया। बस शर्त ये रखी कि मुझे उसे निकाह कर कर घर लाना होगा। मुझे मालूम नहीं कि मैं क्यों इसकी सारी शराइत मानता गया। अब मालूम हो रहा है कि वो उसी वक्त मेरे दिल में उतर चुकी थी। बज़ाहिर मैं खूबसूरत और पुरकशिश लड़की को चंद दिन अपने बिस्तर की जीनत बनाने के लिए घर ला रहा था, मगर दर हकीकत मेरे दिल ने मुझे धोखा दिया और अब मैं समझा हूँ तो काफ़ी देर हो चुकी है। दादा, मैं जानता हूँ कि आपके तजुर्बे और समझदारी के सामने मेरी हैसियत एक बच्चे से बढ़कर नहीं है, लेकिन औरत के मामले में आप इतना नहीं जानते क्योंकि इससे पहले आपका वास्ता ही ऐसी लड़की से नहीं पड़ा। अलबत्ता मैं जानता हूँ इन औरतों की चालों, ढकोसलों और मक्कारियों को। ये डायन बस अपना फ़ायदा देखकर आपको चिमटी है। इस कमीनी का मोहब्बत जताना, चाहत का इजहार करना, खिदमतों से मुतासिर करना, आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखना वगैरह तमाम अय्याशी के ज़िंदगी के हुसूल की कोशिश है। मैं जानता हूँ कि आप खूबसूरत हैं और औरत ज़ात के लिए कशिश रखते हैं, मगर आपसे आधी उम्र की डायन का एकदम आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाना कोई चाल तो हो सकती है, मोहब्बत नहीं हो सकती। कबीर दादा ने उसे डांटा। कितनी बार कहा है कि उसके लिए यूँ घटिया अल्फाज इस्तेमाल ना किया करो। सॉरी, पाशा का निदामत जाहिर करना बिल्कुल मसनूई था। काश मैं तुम्हारा अंदाजे को सही मान सकता। कबीर दादा के लहजे में शामिल बेबसी पाशा को परेशान कर गई थी। उसने पूछा, अच्छा आप चाहते क्या हैं? उसको खुश देखना चाहता हूँ, हंसता मुस्कुराना, कहे लगाते देखना चाहता हूँ। दुनिया की तमाम नेमतें उसके कदमों में ढेर कर देना चाहता हूँ और जो वो चाहती है वही चाहता हूँ। और पता है, आज मैंने उसे ख्वाबगाह में मौजूद तिजोरी का नंबर भी बता दिया है कि उसे जितनी रकम चाहिए वो वहाँ से ले लिया करे। हालांकि तिजोरी के बारे में मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी पर एतबार नहीं किया। दादा, आपको मालूम है कि औरत ज़ात अपना मकसद पूरा करने के बाद किसी मर्द के पाँव से ज़मीन खींच सकती है। इस वक्त वो ना जीने के काबिल रहता है ना मरने के। जो होगा वो, और याद रखना जल्द ही आपकी तिजोरी को इसने खाली कर देना है। खुदारा इस वक्त मुझे मौरद इल्ज़ाम ना ठहरा देना कि पाशा ने आपकी तिजोरी खाली की है। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। धोखा देना तो इस मासूम को आता ही नहीं। यकीनन मैंने इसकी आंखों में मोहब्बत और चाहत के अलावा कुछ नहीं देखा। इसकी हर अदा, हर अमल चीख चीख कर इसके दिल में छुपी मोहब्बत का ऐलान करते हैं। पाशा ने दरियाफ्त किया, अगर वो डायन, मेरा मतलब डायन भाभी, खुद हंसी खुशी आपको छोड़कर चली जाए? इसे खश्मगीन नज़रों से घूरते हुए कबीरदादा ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मुँह मांगा इनाम दूंगा। पाशा ने कहा, याद रखना, मुकरने नहीं दूंगा। वादा रहा, मगर ये ख्याल रहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसे ज़रा सी खराश लगना भी मुझे गवारा नहीं। मगर मुझे यकीन है कि कमीनी भाभी को आपकी मौत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा
तरका मिलने की खुशी से नाचती फिरेगी। बस इसका ये रूप मुझ पर आश्कार कर दो। जितनी रकम खर्च होती है परवाह नहीं, दौलत, बंगला, कारें, जो चीज़ उसे चाहिए दे दो। बस वो मुझे खुद आकर सिर्फ इतना कह दे कि वो तलाक चाहती है। उसकी आंखों में मौजूद हल्की सी नदामत से मुझे सुकून मिल जाएगा। इसके बाद तुम उसे किसी दूसरे शहर में मुंतकिल करा देना ताकि वो नौशाद आफरीदी वगैरह के इंतकामी कार्रवाई से बच जाए। पाशा इत्मीनान भरे यकीन से बोला, आप फिक्र ही ना करें, बस चंद दिन दे मुझे, यकीन है वो मिन्नत करके अपनी जान छुड़ाएगी। कबीरदादा आंखें बंद करके वो फिक्रे तसव्वुर की आंख में लाने लगा जो तनाउश ने उसे जान छुड़ाने के ज़मन में बोलने थे। अगर पाशा की तई और इतनी ही चालाक व मक्कार थी तो लाजिमन अपने अमल की तौजी इसके पास मौजूद होती, मगर कोशिश के बावजूद उसे तनाविश के मुंह से कोई ऐसा फिक्रा अदा होता दिखाई ना दिया। वो पहले की तरह शौक़ी और शरारत भरे अंदाज में उसके साथ मांगने पर मिस्र नज़र आ रही थी। इसे ख्यालों में गुम पाकर पाशा खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। अरे इतनी बीमार तो नहीं थी कि तुम भागी चली आई? तनाविश को देखते ही बुशरा कहने लगी, वो बेचारा भी सोचता होगा इस लड़की को मैके के अलावा कोई काम नहीं सूझता। अगर बुलाना नहीं था तो तबीयत की खराबी का क्यों बताया? अब इतनी भोली बन रही है। वो सरहाने की जानिब बैठकर माँ का सर दबाने लगी। इतला देने का मतलब बुलाना होता है? हाँ ना। वो माँ के माथे पर झुक गई। अच्छा, अपने उनसे पूछा था या वैसे ही भागी चली आई? पहले दिन बगैर बताए आई थी, खफा हो रहे थे। अब ज़रूर पूछती हूँ। तुम पर सही रौब जमाया हुआ है, इसका मतलब है काफ़ी अच्छा आदमी है। वो बहुत अच्छे हैं माँ जी। अभी पता है, अपनी तिजोरी का नंबर बताकर मुझे कह रहे थे कि जितनी रकम चाहिए हो निकाल लो। तो तुम्हें पैसे देने से वो अच्छा हो गया है? बुशरा ने मुंह बनाया। शॉपिंग के लिए तो साथ ले जा नहीं सका कभी। माँ जी तंग ना करे। ना मानो, बुशरा बेपरवाही से बोली। तनाविश मुंह टेढ़ा करके बोली, एक झूठी तसल्ली नहीं दे सकती और कहती है माँ नहीं सहेली हूँ। बुशरा हंसी। झूठ का फ़ायदा? बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई उनके खिलाफ बात करे। अच्छा, अब आ गई हो तो चाय ही ले आओ। तनाउश सर हिलाती हुई बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। माँ के लिए चाय बनाकर वो घर के काम करने लगी। बुशरा सो गई थी। घर के कामों से फारिग होकर उसने सोने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लेटते ही कबीरदादा का वजीह चेहरा उस आंखों से सामने नमूदार हुआ और उसके होठों पर मुस्कुराहट छा गई। कभी तो मान लोगे कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ। वो ख्यालों में उससे वो बातें करने लगी जो अभी तक सामने नहीं कर पाई थी। रात के खाने पर उसने एक दो निवालों के बाद हाथ खींच लिया। बुशरा ने पूछा, क्या हुआ? जी नहीं चाह रहा माँ। बुशरा मानी खज लहजे में बोली, उसने तो डट कर खा लिया होगा। तो वो चिढ़ते हुए बोली। मेरी बला से नाक भौं चढ़ाते हुए बुशरा खाना खाती रही। उसकी तबीयत अब बेहतर थी। ईशा की नमाज पढ़कर वो सोने के लिए लेट गई। अपनी और माँ की चारपाई उसने सहन ही में लगा ली थी। माँ जी, क्या मर्द कभी मोहब्बत का एतराफ़ करते हैं? बुशरा हंसी। हाँ, जिन्हें किसी से मोहब्बत हो जाए वो 1 मिनट नहीं लगाते। ये तो है ही मर्दों का शौबा। औरत बेचारी तो बस शर्मा कर चेहरा झुका लेती है और उसका इजहार मोहब्बत हो जाता है। तो वो क्यों अपनी मोहब्बत छुपाते हैं? उसे मोहब्बत होगी तो इजहार करेगा ना। बुशरा ने उसे छेड़ा। ज़रूरी तो नहीं कि हर खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो जाया करे। वो बस अपनी मोहब्बत छुपाते हैं, वरना मेरी हर बात मानते हैं। बस थोड़ा सा बेजारी का इजहार करते हैं। साफ जाहिर है वो तुमसे जान छुड़ाना चाहता है। आपसे बात करना ही फजूल है। उसने खफा होकर माँ की जानिब पीठ मोड़ ली। बुशरा हंसी। खफा क्यों हो रही हो आप? बस मुझे तंग कर रही है। बुशरा ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, शायद उसने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, इसी वजह से उसे मालूम ही नहीं कि मोहब्बत कैसे की जाती है। हाँ ना, यही बात है माँ। उसने फ़ौरन माँ की जानिब रुख फेरा। तो तुम किस कॉलेज में मोहब्बत की क्लासेस हासिल करती रही हो? क्या मतलब? वो हकलाई। बालिश भर की हो और तुम्हें मोहब्बतों के बारे में खूब मालूम है। वो तुमसे दुगनी उम्र का भी होकर कुछ नहीं जानता। बड़ी आई मोहब्बत पढ़ाने वाली प्रोफेसर। बुशरा ने उसे लताड़ा। सो जाइए माँ, मुझे नींद आ रही है। वो मुंह बसोड़ते हुए लेट गई। बुशरा खिलखिलाकर हंसने लगी। सच सुनना इतना भी आसान नहीं होता। वो चिल्लाई। अभी आपसे मिलने नहीं आऊँगी, समझी आप? अरे मेरी शहजादी खफा हो गई। बुशरा उसे पुचकारने लगी।
नहीं हूँ मैं शहजादी। अगर खूबसूरत होती तो वो ये ना कहते कि 2-3 दिन घर पर गुजार लो। उन्हें ज़रा भी तो मोहब्बत नहीं है मुझसे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रही थी, बुशरा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। ये कहाँ मुमकिन है कि मेरी शहजादी किसी को प्यारी ना लगे। आप बस मुझे झूठी तसल्ली दे रही हैं। अच्छा, अगर आज रात उसकी कॉल आ गई, बेशक कुछ भी कहे या पूछे, तब तो समझ लेना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें याद कर रहा है। दूसरी सूरत में तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए कि दीवार से सर फोड़ रही हो। उसने फौरन तकिए के नीचे रखा मोबाइल उठाकर अपनी छाती पर रख लिया। इसके साथ ही वो इसकी कॉल आने की दुआएं करने लगी, गोया कबीर दादा की कॉल ना हो, मोहब्बत करने ना करने का फैसला हो। बुशरा को नींद आने लगी थी, वो सो गई, मगर तनाविश कॉल के इंतज़ार में जागती रही। 1-2 बार खुद उसका जी चाहा कि कबीर दादा को कॉल कर ले, मगर फिर उसके दिल का हाल जानने की तमन्ना में वो कॉल ना कर सकी। गाहे गाहे वो मोबाइल की स्क्रीन चलाकर वक्त भी देख लेती। हिंदसों ने 1:45 का ऐलान किया। एकदम इसका दिल रोने को करने लगा, और इससे पहले कि वो बाकायदा रोने का आगाज़ करती, अचानक उसे गली में किसी कार की आवाज़ सुनाई दी। काश ये उसकी कार होती। इसके दिल की गहराइयों से दुआ निकली। अचानक कार इसके घर के सामने रुक गई। तनाउश का दिल यूं धड़कने लगा जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। इसी वक्त गली में कुत्तों के भौंकने की जोरदार आवाज़ बुलंद हुई। बुशरा की आंख भी खुल गई थी। वो नींद में डूबी आवाज़ में पूछने लगी, ये कमबख्त इतना ज़्यादा क्यों भौंक रहे हैं? अम्मी जान, कोई कार दरवाजे पर आकर रुकी है और मुझे शक है आपके दामाद जी आए हैं। बुशरा ने मुंह बनाया। लोग सोते हुए ख्वाब देखते हैं, तुमने जागते हुए यही काम शुरू करना है। इससे पहले कि वो माँ की बात का जवाब देती, मोबाइल फ़ोन बजने लगा था। स्क्रीन पर कबीर दादा का नाम जगमगा रहा था। फ़ौरन कॉल वसूल करने का बटन दबाकर उसने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, जी। इसके साथ ही एक हाथ से दुपट्टा अपने सर पर ठीक करती हुई वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शाम की अजान के वक्त कबीर दादा घर की तरफ लौट रहा था। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आज नमाजन फिर कहेगी, फिर कहीं गई थी। इम्तियाज़ ने साथ बैठे बख्श को ललकारा। मेहरबानी। बख्श ने मुंह बनाते हुए इनकार में सर हिलाया और इम्तियाज़ कहकहा लगाकर हंस पड़ा। ड्राइवर ने इसका साथ दिया। घर में दाखिल होते ही इसकी खोजती निगाहें ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ उठ गई। आज चौखट फिर खाली थी, लेकिन गुज़िश्ता कल इससे कम अज़ कम ये उम्मीद तो थी वो ख्वाबगाह में मौजूद होगी। आज तो ये सहारा भी छिन गया था। सुबह नाश्ते के बाद से उसने कुछ नहीं खाया था। इसके बावजूद उसे भूख महसूस नहीं हो रही थी। पुरतईश सजी सजाई ख्वाबगाह इसे काट खाने को दौड़ रही थी। सोफे पर बैठकर उसने टाई की ग्रह ढीली की। मोहब्बत भरे अंदाज में ये काम करने वाली अपने घर में बैठी थी। टाई उतार कर वो बूटों के तस्मे खोलने झुका। सब्र करो ना, मैं खोलती हूँ। उसे लगा वो सामने बैठी उसे डांट रही है। बूट उतार कर वो काफ़ी देर सोफे से टेक लगाए खामोश बैठा रहा। इसी दौरान दस्तक देकर राहत खाला अंदर दाखिल हुई। साहब जी, खाना लगाऊं? नहीं, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। कबीर दादा भी थके थके अंदाज में खड़ा हो गया। कमीज़ के बटन खोलते हुए उसके दिमाग में दोबारा एक मंजर उभरा, जब तनाविश के बटन खोलने पर उसने कहा था, ये बटन मैं ड्रेसिंग रूम में जाकर भी खोल सकता हूँ। हाँ, मगर इस पर वक्त सर्फ होगा, और जब मेरे जैसी प्यारी बीवी मौजूद हो तो आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत? आ जाओ ना, वक्त तो मेरा अब भी ज़ाया हो रहा है। वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ा कर रह गया था। सूट उतार कर उसने नीचे कालीन पर ही फेंक दिया। खुद ही उठाऊंगी। इसके दिमाग में नाराज़ी भरी सोच उभरी और वो ट्रैक सूट निकाल कर पहनने लगा। तनाविश की आमद के बाद से वो एक मर्तबा भी वर्जिश नहीं कर सका था। हालांकि हफ्ते में 2-3 दिन सख्त किस्म की मुशक्क़ें किया करता था। इस मकसद के लिए उसने घर का एक कमरा बतौर जिम्नाजियम मखसूस कर रखा था, जहाँ वर्जिश मशीनें और डंबल बारबल वगैरह रखे हुए थे। ट्रैक सूट पहनकर इसने तनाविश के कपड़ों की अलमारी खोली। लम्हा भर इसके कपड़ों को देखने के बाद वो बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाते हुए पसीना पसीना हो रहा था। घंटा डेढ़ जिम में गुजार कर वो बाहर निकल आया। पसीना खुश्क करके उसने जूस पिया और गुस्ल खाने में घुस गया। नहाकर बाहर निकला तो राहत खाला एक बार फिर खाने का पूछने आई हुई थी। राहत खाला, तुम आराम करो, मैं बाहर जाकर ही खा लूँगा। वो जी साहब करके वापस मुड़ गई। वो भी अजीम को तैयार होने का कहकर बाहर निकल आया।
ख्वाबगाह के अंदर उसे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। रात 12 बजे तक वो यूं ही मुख्तलिफ अड्डों पर जाकर वक्त काटता रहा। आज बाहर भी वक्त नहीं गुजर रहा था, हालांकि इससे पहले 1-2 बजने का पता ही नहीं चलता था। अपनी ख्वाबगाह में दाखिल होकर वो टीवी देखने लगा। सोफे से टेक लगाते हुए उसकी आंखें रैक की जानिब उठी। इसके ऊपर रखी बोतल को देखते ही इसके चेहरे पर तबस्सुम खिलने लगा। टीवी बंद करके वो बिस्तर पर लेट गया। तेज़ रोशनी बुझाकर उसने धीमा बल्ब जलाया और सोने की कोशिश करने लगा। दिन को भी वो आराम नहीं कर सका था, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। रह रहकर इसकी नज़रें तनाविश की खाली जगह पर पड़ गई थी। जगह जगह की तरफ उठ जाती। इसके बगैर एक ही रात इस तरह गुजर रही थी। हमेशा के लिए चली जाएगी तब क्या होगा? एक रूह फरसा ख्याल इसके दिमाग में पैदा हुआ। शायद इसकी असलियत खुल जाने पर मुझे इकरार आ जाए, उसने खुद को तसल्ली दी। काफ़ी देर करवटें बदलने के बाद भी वो नींद की देवी को मनाने में कामयाब नहीं हो सका था। तनाविश की मासूम अदाएं, नाज नखरे, पेशकदमी और जारहियत इसे बेतरह याद आ रही थी। सर के बाल मुलायम उंगलियों के लम्स को तरस रहे थे। मैं इसका आदी नहीं हूँ, उसने पहली बार यही कहकर इसके हाथ को दूर ढकेला था। कितने भोलपन से इसने कहा था तो आदत डाल लेना, और इससे मालूम ही नहीं हुआ कि कब वो आदी हो गया। जब काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसे नींद ना आई तो अचानक इसे ख्याल आया कि किसी और लड़की को बुलाकर इसे भुलाने की कोशिश करे, मगर दिल में वावेला ही मचा दिया। तनाविश के बगैर इसे कोई कबूल ही नहीं था। जब निग्गी जैसी लड़की इसके जज्बात उभारने में नाकाम रही थी तो कोई और क्या कारनामा अंजाम देती, और फिर इससे रहा ना गया। बिस्तर छोड़कर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और चौकीदार को बताने लगा, इलाही बख्श को कार लगाने का कहे। वो पूछने लगा, मुहाफिजों को भी उठा दूँ दादा? नहीं, इलाही बख्श को कहो कार लगाकर वो भी वापस लौट जाए, मैं अकेला ही जाऊंगा। इसकी ठीक है दादा, सुनकर कबीर ने रिसीवर रख दिया। शब ख्वाबी का लिबास उतार कर उसने शलवार सूट पहना और बाहर निकल आया। इलाही बख्श कार के साथ ही खड़ा था। इसे आते देखकर उसने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला और कबीर दादा के अंदर बैठते ही अदब से दरवाज़ा बंद करके पीछे हट गया। कार स्टार्ट होते ही चौकीदार ने सरस से दरवाज़ा खोल दिया था। वो घर से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो तनाविश की गली में मौजूद था। कोई गैर मरई ताकत जैसे इसे वहाँ ले आई थी। घर के सामने कार रोककर वो बाहर निकला। गली में घूमने वाली 1-2 आवारा कुत्ते इसके करीब आकर भौंकने लगे थे। इनसे बेपरवाह होकर उसने मोबाइल फ़ोन निकाला और तनाविश का नंबर डायल करने लगा। वो शिजदा रह गया जब पहली घंटी जाते ही कॉल वसूल कर ली गई थी। जी, उसकी सुरीली आवाज़ ने कबीर दादा के कानों में रस उंडेला। वो हाँ, मेरी बोतल ख़त्म हो गई है। चाबी कहाँ रखी है? मैंने दूसरी बोतल निकालनी है। गड़बड़ाते हुए उसने बहाना बनाया। आप इस वक्त कहाँ हैं? उसने मधुर हंसी में पूछा। मैंने कहाँ होना है? बिस्तर पर लेटा हूँ। उसने फ़ौरन झूठ का सहारा लिया। अगर चाबी साथ ले गई हो तो किसी को तुम्हारी तरफ भेजकर मंगवा लेता हूँ। अच्छा, आप बिस्तर पर है? इसके मानी खेज हंसी उभरी। वैसे घर में कुत्ते कब से पाल लिए हैं? स्पीकर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है, और ये आवाज़ मुझे काफ़ी जानी पहचानी लग रही है, यूँ जैसे मेरी गली के कुत्ते हो। बल्कि वो कमबख्त अब भी भौंक रहे हैं। मुझे क्या पता, कबीर दादा मिनमिनाया। फिर किसको पता होगा? वो एकदम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। 16-17 के चांद की रोशनी में उसका मोहना चेहरा दमक रहा था। मोबाइल फ़ोन कान से हटाते हुए वो सबक रुई से उसके करीब पहुंची। तो ये है आपकी ख्वाबगाह? मैं तो बस चाबी लेने आया था। कबीर दादा ने एक बार फिर झूठ बोलकर अपनी बेसाख्तगी और बेचैनी पर पर्दा डालने की कोशिश की। सच में? वो शौकी से हंसी। हाँ, कबीर दादा खफीफ हो गया था। किसी अनजानी डोर से बंधा हुआ वो वहाँ पहुँच तो गया था, लेकिन अब उसे इकरार करते हुए खुफ्त महसूस हो रही थी। बुशरा खातून दरवाजे पर नमूदार हुई। माँ, आप दरवाज़ा कुंडी कर दे, मैं घर जा रही हूँ। माँ को देखते ही उसने हयालुद लहजे में कहा। बेटा, खैरियत तो थी? बुशरा ने मानी खैज अंदाज में मुस्कुराते हुए कबीर दादा से पूछा। खाला, ये अलमारी की चाबी साथ लेकर आई थी। मैं अभी घर लौटा तो सोचा चाबी ले आऊँ। हाँ, तो चाबी ले जाइए ना, वो दोनों को तंग करने की ख्वाहिश में थी। अम्मी जान, तनाविश ने रूहानसा होते हुए कहा, और बुशरा ने हंसते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। कबीर दादा ने इत्मीनान भरा गहरा सांस लिया था। चले बैठे, इससे पहले कि वो लौट आए।
तनाविश ने शरारती लहजे में कहा और कबीर दादा फ़ौरन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि क्या होगा आगे, क्या कबीर दादा को सचमुच उससे मोहब्बत हो गई है और आगे तनाविश की ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलें आनी बाकी है, सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।